बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सभी तरह पूरे वर्ल्ड में एक ही बात चल रही है जो ईरान अमेरिका के युद्ध के बारे में है, और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल उस पे ऊपर बदलने वाला है। क्योंकि ऑयल और गैस एक ऐसी चीजें हैं हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में ये बनने वाली है। बहुत लोगों के उसके अलग अलग तर्क रखे हैं। जब हमें एक 95 US डॉलर के वजह से 1 बैरल मिलता था, जो अभी हमें अमेरिका से 1.46 डॉलर हमें लेना पड़ेगा। मतलब हमारा नियर अबाउट 40% से 50% हमारा राइज हो गया है। यही नहीं तो वहाँ पे अंबानी का वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है, अंबानी खरीदेगा और अंबानी से फिर हमको खरीदना पड़ेगा। यही देश में वो लूटमारी चल रही है कि जिनको हम लोगों ने यहाँ से बनाया है वही आदमी हमें यहाँ पे लूटना चालू करेगा। ये सब सिचुएशन दिख रही है। आज के ही वक्त जब से हम लोगों ने यहाँ पे ये अपने अमेरिका के साथ में दोस्ती करने के मतलब उसकी गुलामी की है। जिस तरीका से वो डांटते हैं कि यहाँ से ये खरीदना नहीं, वो वहां से खरीदना नहीं। रोज तुम पार्लियामेंट में देख रहे हो और हर जगह पे देखते हो, तो तुम्हें ये तो ध्यान में आ गया हो कि हमने सबसे बड़ी कोई गलती की होगी तो वो हमें अमेरिका से दोस्ती और अमेरिका का जिस तरीका से हमारा इंटरफेरेंस वहां चल रहा, तो वो उसके वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। और यही नहीं, और यहाँ पे जिस तरीका से वो पूरा का पूरा मसला हमारा जो ट्रांजिट जो है, वो ट्रांजिट जो रोक के रखा है ईरान ने, जिसके वजह से हमें यहाँ पे ना ऑयल आ रहा, ना गैस आ रहा, ना कुछ आ रहा। और उनके आपस की लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि जिसके वजह से अभी आने वाले दिन किस तरीका से रहेंगे ये नहीं मालूम। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना कि जब भी कभी कोई पहलवान आदमी जब हारता है और जब हारने की सिचुएशन में आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं हार रहा हूं तो मेरे हालत बहुत खराब करेंगे लोग, हमें मारेंगे, लोग ये करेंगे सब जन, और मेरी हालत बहुत खराब होगी। उसके पहले वो जितना भी अपने पास की ताकत होती है उतनी ताकत लगा के वो सब का सब उसको निस्तनाबूद करेगा और उसके बाद में ही वो मरेगा। यही नेचर है, आदमी का भी नेचर है, और हर आदमी आखिरी के वक्त पे कोशिश करता है। इसी तरीका से अभी अमेरिका के पास में, इजराइल के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो शायद लास्ट ये है उनके पास में शस्त्र है। उनको मालूम है कि हम लोग जिंदा भी रह के हमें तो ये जिंदे से भी बहुत वैसे भी हमारी बुरी हालत खराब करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी ये सोच सकता है, उसके दिमाग में बात आ सकती है कि भाई हम न्यूक्लियर का लास्ट वेपन करके ये पूरे विश्व को ही हम लोग ये ईजा पहुंचाएंगे या उसके ऊपर में काफी नुकसान करेंगे। इस तरीका से भावना होने की संभावना को कोई नकारा नहीं जा सकता। मित्रों, कल जो ईरान ने जो किया है ईद के अवसर पर, उन्होंने जो मिसाइल डाली है वो ऐसे खतरनाक थी कि जहां उन्होंने जॉर्डियन डिगा गॉर्जिया, ये करीबन 4000 किलोमीटर वहां से ईरान से था, वहां पे उससे भी ज्यादा। और वहां पे जो मिसाइल की, हालांकि उसको लगे ना लगे, लेकिन कम से कम वर्ल्ड को पूरा ये तो समझ गया कि ईरान एक मिसाइल्स में इस तरीका से उन्होंने वहां अपना एक ऐसे कौशल्य हासिल किया है कि जिसके वजह से वो 4000 किलोमीटर तक का अपना मिसाइल भेज सकते हैं। इसका मतलब कि पूरा यूरोप उनके आज कंट्रोल में है। उन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया और पूरे यूरोप के तरफ रखे तो ब्रिटेन से लेके तो हर लोग पूरे के पूरे खत्म हो सकते हैं या फिर काफी ये हो सकती है। ऐसे सब सिचुएशन में एक फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रहा कि अमेरिका का साथ सबने छोड़ दिया और सबने लगा कि भाई अमेरिका ने वो की हुई ये है वो खुद ही निपटेगा, जिसके वजह से हम लोग हमें लग रहा, अभी भी लग रहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करेगा। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के पीछे एक ही काम हो सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है या नेतन्याहू कर सकता है जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि दोनों की भी हालत बड़ी खराब है और उनको मालूम है हमारा मृत्यु दिख रहा है उनको, और मृत्यु के पहले वो सब करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज पूरे विश्व में एक ही बात चल रही थी, ईरान की तारीफ, और ईरान ने जो भी किया है वो सबको मालूम था। ये जो जॉर्जिया जहाँ पे उन्होंने मिसाइल डाली है वो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ में एक छोटा सा बेट है, वहां से पूरे उनकी मिसाइल चलती रहती है।
अभी वो उसमें कितनी इंजरी हो गई, क्या हो गई, वो ये तो बता नहीं सकते। लेकिन ईरान ने यदि जब उस सेंटर को डिस्ट्रॉय किया या कुछ वो डिस्ट्रॉय करने में, और वो में है हिंद महासागर में इस तरीका से ऐसा होना, ये अपने आप में एक बड़ी बेचैनी वाली बात है। मुझे लगता है कि शायद ये सिचुएशंस देखने के बाद में अमेरिका का किस तरीका से रोक रहेगा या किस तरीका से वो अपने आप को ये करते हैं। उन्होंने तो बार बार कह रहा है कि हमें भाई अभी हम युद्ध को रोकना है, लेकिन वो मोस्ट अनट्रस्टेडफुल मैन है, उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है करके लोगों ने उसके तरफ में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। सो मित्रों, आने वाले दिनों में हमारे गैस का जो भी पेट्रोल है, हमारा डीजल है, वो करीबन तुमको जो 100 रुपए मिल रहा है तो आपको 140 रुपए, 180, 170 रुपए के भाव से मिलेगा। इससे वजह से तुम्हारा कितना ये हो जाएगा। और निश्चित रूप से जो हमारा सिलेंडर है वो अभी जो 1100 रुपए में मिलता है कि वो 2000 से ऊपर में मिलना ही मिलना है। तो आपने अपने इसमें ही उतना प्रोविजन करके रखो कि भाई हमें 4 सिलेंडर लग रहे हैं तो हमें 4000 रुपए तुमको देना ही देना है। या पेट्रोल का खर्चा आपका यदि जब 5000 रुपए का होगा तो समझ जाइए कि वो 10,000 पे प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। उसके बगैर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 2 चीजें बड़ी एसेंशियल है। विदाउट व्हीकल्स तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कभी कभी मजाक से भी बोल लेता हूँ कि भाई जब भी कभी ऐसा वार हो जाता है तब हमारे देश में भी, हर देश में कुछ ना कुछ एक पर्यायी व्यवस्था निकलती है। हो सकता है हमारे यहाँ सोलार के ऊपर में चलने वाली बहुत सारे गाड़ियां भी आने वाले दिनों में आ सकती है, या बैटरी ऑपरेटेड। तो पूरा एशियन कंट्रीज में चाइना से लेके तो जापान तक का जो भी देशों में हमने देखा वहां पे सभी बैटरी ऑपरेटेड है। उन लोगों का फ्यूल स्टेशन बहुत ही कम है। मैंने 1-2 कंट्री में, मतलब साउथ कोरिया में भी देखा, इवन जापान के तरफ में भी देखा है, वहां पे पेट्रोल पंप बहुत रेयरली है, क्योंकि हर एक के पास में 90% गाड़ियां सब बैटरी ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्ज होने, वैसे भी हाइब्रिड भी गाड़ियां अभी आ गई है, ऑटो में जनरेट होता है और वहां से वो चलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि बैटरी टेक्नोलॉजी तुम्हारे आने वाले दिन में इतने बड़े पैमाने में डेवलप होगी कि मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस का जो भी अभी इन लोगों का मिडिल ईस्ट का जो रंगदारी चल रही है उसके ऊपर में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेकेंडली पर्याय हमारे पास में और एक है कि जो हम स्टीम ऑपरेटेड इंजिन और ये होते हैं, खैर वो उस वक्त तो उनके शेप भी बड़े ये थे और वो स्टीम निकल से उसके ऊपर में जो इंजन चलते थे हम लोगों ने बचपने में देखा है। शायद हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी और एडवांस होके शायद आने वाले दिनों में हमें जो पानी का सोर्स हमारे मिला है और सोलार, ये दोनों का मिश्रण यदि करते हैं तो शायद हम लोग और कोई इस पे जा सकेंगे, या शायद कुछ ना कुछ होगा। जब भी कभी वार होता है तो बहुत बार लोग उसमें से कुछ सीख लेते हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी जापान में जब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद में वहां पे वो इस तरीका से कंस्ट्रक्शन हुआ, सबके सब बड़े बड़े उन्होंने टावर के टावर बने, लेकिन वो इतने फ्लेक्सिबल है कि कितने भी बड़े भूकंप आए या कुछ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो मित्रों, ये इंटरनेशनल लेवल पे आज बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन हमें इंडिया में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी अभी राज ठाकरे की बहुत बड़ी ये थी, कांशीराम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। हो सकता है कि अभी बीएसपी एक ऐसा पार्टी हो गया कि हर आदमी, कांग्रेस वाले हो या फिर बीजेपी, बाकी हर लोग उनको खींचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सुप्रीमो है जो मायावती है, मायावती के बारे में आजकल जिस तरीका से उनकी चुप्पी है, जिस तरीका से बीजेपी को डरी हुई है, या जो भी उसकी तकलीफें होगी हमें तो नहीं मालूम, वो तो हम लोग समझ सकते हैं और अपने अपने समझना चाहिए। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उसकी चुप्पी रहना, और फिर जब भी कभी उसने मुंह खोला तो केवल कांग्रेस के ही अगेंस्ट में कहती है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो उन्होंने कहा कि वो तो महापुरुष है। जब ऐसे टाइप की यदि जब भाषा का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ संदेह होने की संभावना होती है, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें तथागत ने यही सिखाया है कि हर चीजों के बारे में एक्सेप्ट मत करो जब तक उसके बारे में तुम प्रश्न चिन्ह नहीं उपस्थित करोगे। उन्होंने कहा कि मैंने बोली हुई वाणी भी, बुद्ध ने कहा कि मेरी बोली हुई वाणी भी शायद मुझे कल आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो उसमें प्रश्न करना ही चाहिए। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक उसको अपने ये मत करिए, अपने ग्रहण मत करिए। तो ये सब बातें चल रही है। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो भी देखा, सोनम वांगचुक कोर्ट से काफी रिलीफ मिला है, और उन्होंने कहा कि भाई उसका क्या दोष था। उन्होंने तो ये तो सिंपल प्रोटेस्ट हो रहा था, और जिस तरीका से उन्होंने जो वहां पे जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको इस तरह से अंदर डाला, हालांकि उसको फिर निकाला गया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश में कम से कम एक छोटा सा ये है। आज हम लोग नेपाल और बांग्लादेश की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें अभी भी लोगों में विश्वास है कि एक जुडिशरी है, कुछ करप्ट लोग बैठे भी हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होने को ठीक भी है। 25% भी
अच्छे हो गए तो भी लगता है कि चलो भाई उम्मीद तो है हमें, कम से कम कुछ ना कुछ लोग सुनवाई होगी, और उनके भी पास में तो उनको सुनवाई तो करना ही पड़ता, हालांकि जो कुछ भी रिजल्ट लगे, लेकिन सुनवाई होने के लिए हमारे दरवाजे कॉन्स्टिट्यूशन ने खोल के रखे हैं। निश्चित रूप से उसके हमें उसका फायदा होता है। आज जुडिशियरी से एक दो बातें आ गई कि जुडिशियरी के ऊपर में कई लोगों ने कहा है कि भाई ये कोलेजियम जो सिस्टम है वो दीपनकर दत्ता जो हमारे जस्टिस है नेक्स्ट 3rd पोजीशन में है, उन्होंने कहा कि भाई ये कोलेजियम सिस्टम के वजह से हमें कुछ ये नहीं दिख रहा कि उनका स्वतंत्रता है, लेकिन जो नीचे में हायरार्ची है, एक बहुत ही पीछे वाला आदमी एकदम सामने में आना और ये जिस तरीका से चल रहा है ये भी बराबर नहीं है। एक बहुत बड़ा एक अच्छा केस तुम्हारे सामने में आज मेरे सामने पढ़ने में आया, एक संजीव मेहता के बारे में एक डिवर्स पिटीशन लग रही थी, और डाइवर्स में उसने हस्बैंड ने ये क्लेम किया कि भाई मेरी मिसेस अपने मैके बहुत जाती है, मेरे को खाना पीना पकाना नहीं पड़ता, पकाना पड़ता, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, ये सब सिचुएशन है। तो जस्टिस ने कहा कि भाई वो तुम्हारी क्या मेट है क्या, तुमने उसको शादी करके लाए तो क्या नौकरानी है, तुम्हारे खाना पकाने के लिए आएगी। और इस तरीका से उन्होंने कमेंट्स किया, वो काफी उसमें नोटेड हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मैटर था। और यही इसी तरीका से रहा तो कि तुम्हारी मिसेस, तुम्हारी जो वाइफ है, तो वो कोई तुम्हारी कोई नौकरानी तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से उसको भी उतना ही अधिकार है। वो जब भी एम्प्लॉयमेंट में होगी तो उसको उसके बॉस को रिप्लाई देना है, तुम्हारे बच्चों के प्रति ये है, तुम्हारे प्रति है, और ये कोई कारण नहीं हो सकता कि भाई उसको खाना नहीं पका रही, वो बाहर गई है, ये तुम्हारे कोई लग्जरी के लिए तो है ही नहीं वो मिसेस। तो इस तरीका से बहुत सारी केसेस है कि जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि निश्चित रूप से एक जस्टिस नागरत्ना का आज एक बहुत बड़ा है कि जो पेंडेंसी है, जो हमारे यहाँ कई सालों से केसेस पेंडिंग है, उसके बारे में उसने काफी गंभीर टिप्पणी की है। लेकिन टिप्पणी करने से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली वहां पे फोर्सफुली लोक अदालत होनी चाहिए। तुम्हारे पास में अगला पार्टी है या नहीं है राजी, लेकिन कम से कम सामने में आके डिस्कशन तो कर सकते थे। तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं है तब तक तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने भी उसको ये करना चाहिए कि भाई तुम्हारे रिकॉर्ड करो, उसके जो भी फाइंडिंग्स है उसका नहीं का जो है, जो लोक अदालत में शामिल नहीं होना चाहते, सो दे मस्ट कम फॉरवर्ड। और उसने इस तरीका से उसको ये करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो चलो आज इन्हीं शब्दों के साथ में यही हम विराम लेते हैं, कल नए सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।